नमस्कार, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय भंडारी। आज और एक मजेदार एनालिसिस आप सबके बीच। आज हमारे पास है नीट 2020 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और इसका हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन बच्चों, ये जो एनालिसिस होगा वो कुछ डिफरेंट तरीके से होगा। इस एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि क्या नीट 2020 में केमिस्ट्री के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे या उससे बाहर से आए थे। अगर एनसीईआरटी से आए थे तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला। दूसरा, किसी चैप्टर की कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था और कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन आया था, और एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से वो क्वेश्चन बना था। इतना हम डेप्थ एनालिसिस में करने वाले, ताकि आपको ये पता चले कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस नीट के लिए क्या होती है। अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया तो नीट में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया था, कौन से टॉपिक से पूछा गया था, एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से आया था, और अगर कोई बाहर का क्वेश्चन है तो उसका भी एनालिसिस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर का क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन आया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। पेज नंबर 126 पे आप चेक कर सकते हैं और टॉपिक का नेम है बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मेरे पास बुक है, वो एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी है, तो उस सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग ये पेज आता है। हो सकता है कि आपके पास कुछ अलग तरह की सॉफ्ट कॉपी हो तो उसमें पेज नंबर डिफरेंस हो सकता है, और ऑब्वियसली हार्ड कॉपी में ये पेज नंबर अलग होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 126 पे इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। यहां पे बताया गया है कि अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर होता है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव और जीरो होता है तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो यहां पर हीलियम का उन्होंने जिक्र किया कि हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो होता है। इसका मतलब इट अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हीलियम मॉलिक्यूल। अब लिथियम के बारे में उन्होंने बोला कि जो लिथियम मॉलिक्यूल है वो केवल वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, और ये डायमैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो नहीं होता है। तो लिथियम C2 और O2 ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, और ये हमें कुछ डेटा दे रखा है तो हमें सॉल्युबिलिटी पता करनी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इक्विलिब्रियम से। पेज नंबर 222 चेक कर सकते हैं, और टॉपिक का नेम है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक साल्ट। एक्चुअल में बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से ही आ रखा है, हूबहू क्वेश्चन। तो अगर आप इस पेज नंबर की प्रॉब्लम 7.28 को चेक करोगे तो चेक करो, देखो, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड। यहां पे मोलरिटी इतनी दे रखी है, बराबर है, और जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, तो यहां पर इतनी दे रखी है। बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन है। तो आप सॉल्यूशन जानते हो, तो बच्चों इसका आंसर होने वाला है 2.0 इंटू 10⁻13, ये वाला। सेम टू सेम एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आया है। 93, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी 11th क्लास का चैप्टर है, और पेज नंबर आप इनको चेक कर सकते हो 318 to 320, और टॉपिक का नेम है फुलरिन जियोलाइट्स एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अलग अलग टॉपिक है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां पर CO2 गैस दिया है। जो ड्राई आइस है वो आइसक्रीम को रेफ्रिजरेंट करने के काम आती है और फ्रोजन फूड में यूज होती है, लेकिन जो ड्राई आइस है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सॉलिड। लेकिन यहां पर क्या दिया है, गैस दिया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं फुलरिन के बारे में। कार्बन 60 इज ऑल्सो कॉल्ड फुलरिन। यहां पर कार्बन 60 यहां पर दिया है, ये इसमें 26 मेंबर्ड रिंग होती है और 12 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो यहां पर दिया है 12 6 मेंबर्ड रिंग और 20
5 मेंबर्ड रिंग, ये गलत स्टेटमेंट है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखते हैं, इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, यहां भी दिया है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, यानी ये ठीक है, सॉरी ये वाला ठीक है। और अब ZSM5 के बारे में देखते हैं, इट कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलिन, तो यहां दिया है एल्कोहल इनटू गैसोलिन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो केवल सी और डी स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एज सच इनके आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ये क्वेश्चन आया है इक्विलिब्रियम से और पेज नंबर 201 पर आप चेक कर सकते हो। टॉपिक का नेम है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड रिएक्शन क्वोशिएंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो बिल्कुल हूबहू प्रॉब्लम 7.1 को आप चेक करोगे, ऐसा ही क्वेश्चन है। वहां पर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और इसके लिए हमने यहां पर केवल डेल्टा जी निकालना है। तो बच्चों जब आप देखोगे तो ये वाला इतना तक इसको लिखना है और सारी वैल्यू बराबर सेम दे रखी है। 300 केल्विन टेम्परेचर है और यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू 2 × 10⁻13, यहां पर भी 2 × 10⁻13 है ना। तो -8.31 जूल और 300 और 2 × 10⁻13 को मल्टीपल में ले रखा है, तो ये वाला आंसर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट 95 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आया है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। पेज नंबर 355 पे चेक कर सकते हैं। टॉपिक का नेम है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब देखो बच्चों, ये टॉपिक आप देखना, ये वाला, तो यहां पर एक रिएक्शन दी है जहां पर टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है और ये इंटरमीडिएट बन रहा है। यहां पर इन्होंने इंटरमीडिएट को ही पूछा है, तो बच्चों वो जो इंटरमीडिएट है वो है बेंजल क्लोराइड, तो आंसर हो जाएगा ये। देखिए 355 पे आप चेक कर सकते हैं। 96 मैच करना है ऑफिशियल IUPAC नेम और टेम्परेरी IUPAC नेम को। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है वो आया है पीरियोडिक टेबल से, पेज नंबर 77 पे आप चेक कर सकते हैं। टॉपिक का नेम मैंने लिखा हुआ है। अब यहां पे एक टेबल दी है जहां पर टेम्परेरी IUPAC नेम है, उनके एटॉमिक नंबर है, उनकी सिंबल है और उनका ऑफिशियल IUPAC नेम है जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। अब देखो बच्चों यहां पर पहला है अनिल अनियम। अब जो अनिल अनियम है वो मेंडलीव के साथ मैच कर रहा है, ये ठीक है। दूसरा है अनिल ट्रायम, लॉरेंसियम आगे है, अनिल ट्रायम आगे लॉरेंसियम है। अनिल हेक्सियम और आगे है सिबोरियम, अनिल हेक्सियम आगे है सिबोरियम। नेक्स्ट हमारे पास है डर्मस्टैटियम और इसके आगे इन्होंने दिया है अनियम, जबकि डर्मस्टैटियम के आगे है अनिलियम 110 होना चाहिए, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी डी और 4 है ना। नेक्स्ट 97, ये क्वेश्चन पूछा है सॉलिड स्टेट से, पेज नंबर 19 पे आप चेक कर सकते हैं। टॉपिक का नेम है इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों यहां पे देखो इस तरह का कोई एक फॉर्मूला दे रखा है जहां पे हमें रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो रेडियस इक्वल टू √3/4 इंटू एज लेंथ यानी ए, और यहाँ पे एज लेंथ की वैल्यू दे रखी है और बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए उसको कैसे लिखेंगे, तो R इक्वल टू √3/4 इंटू एज लेंथ 288 pm, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 98 डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से और पेज नंबर 107 पे आप चेक कर सकते हैं। टॉपिक का नेम होगा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। अब देखो बच्चों एक टेबल वहां पर आपको मिलेगी जहां पर मॉलिक्यूल के नाम दे रखे हैं और उनका डायपोल मूवमेंट भी वहां पर दे रखा है। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल है, एक तो है अमोनिया, दूसरा है बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड BF3, तीसरा है वाटर और चौथा है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से मॉलिक्यूल है, वाटर है तो वाटर का डायपोल मूवमेंट तो कुछ ना कुछ है, और जो NH3 है NH3 का डायपोल मूवमेंट भी है। BF3 का डायपोल मूवमेंट 0 है, BF3 का डायपोल मूवमेंट 0 है। तो आपको
ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जहां पर सबके डायपोल मोमेंट 0 होंगे। अब वाटर और अमोनिया है तो 0 पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 और जो NF3 है उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, ये भी पॉसिबल है नहीं। अब देखो यहां पर जो CO2 है उसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो CO2 0 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड 0 है। अब इन दोनों को चेक करते हैं। देखो बेरिलियम डाइफ्लोराइड भी दे रखा है BeF2 और BeF2 का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है। देखो लिखा है यहां पर BeF2 हैव डायपोल मोमेंट 0, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सारे कंपाउंड के डायपोल मोमेंट 0 है। और यहां तक कि आप 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन चेक करोगे, इसी चैप्टर में दे रखा है, तो उसका डायपोल मोमेंट भी 0 है। 99 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक का नाम है बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठ के आया है। पेज नंबर 92 को आप चेक कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है 3.18 और यहां पे पूछा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और थर्ड को चेक कीजिए, द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा है, यहां पे पूछा है कि एनोड पे क्या बनेगा। H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो H+ आयन SO4 2+ आयन में टूट जाता है, और डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा H+NOH-। अब ये दोनों जाएंगे एनोड की तरफ और ये दोनों जाएंगे कैथोड की तरफ, तो हमें केवल एनोड से मतलब है। अब एनोड में दोनों आ गए तो दोनों इस तरह से डिस्चार्ज होंगे। अब जो OH है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 2- से कम होता है, तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, यानी केवल यही डिस्चार्ज होगा। तो जो O2 गैस है वो हमें मिलने वाली है एनोड पर, तो आंसर हो जाएगा B। ठीक, इसी तरह का क्वेश्चन 3.18 में भी आपको मिल जाएगा। 100 वाला क्वेश्चन देखते हैं किस चैप्टर से आया है। ये है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। पेज नंबर 323 पे चेक कर सकते हैं। टॉपिक का नेम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो बच्चों, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप चेक करना। एग्जाम्पल 11.2 और उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। अब यहां पर सी वाला चेक कीजिए, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन यानी एसीटोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बात एक ही है, तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटेनॉल, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल विल बी द आंसर। और बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन अभी 2021 में भी नीट में आया था, थोड़ा सा चेंजेस था बस, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम था। 101 ये क्वेश्चन पूछा है पी ब्लॉक एलिमेंट से और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यानी क्लास 12th का पी ब्लॉक है ये। पेज नंबर 189 पे चेक कर सकते हैं। टॉपिक का नेम है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो यहां पे आपको ऐसा ऑक्सो एसिड देखना है जिसपे पेरोक्साइड लिंकेज होती है, तो वहां पर पेज नंबर 189 पे डायग्राम आपको दिखेंगे। तो बच्चों देखो ये वाला H2S2O8 पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, नाम से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 102 यहां पर कार्बाइल अमाइन टेस्ट के बारे में पूछा है, तो ये मिलेगा आपको चैप्टर अमाइंस में। पेज नंबर 393 चेक करना, कार्बाइल अमीन रिएक्शन टॉपिक है। तो वहां पे कार्बाइल अमीन रिएक्शन के टॉपिक पे लिखा है कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन। ठीक, अब यहां पे आगे लिखा है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, केवल प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन ही इस रिएक्शन को देते हैं। तो आंसर हो गया एक, क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन है। 103 मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन है, तो ये होगा DNF ब्लॉक एलिमेंट से। पेज नंबर 221 चेक करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टॉपिक आपको मिलेगा। तो वहां पर एक टेबल आपको दिखेगी जहां पर बहुत सारे डी ब्लॉक के आयन है और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, और साथ में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी आपको मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिख जाएगा। अब यहां पर Cr2+, तो Cr2+ कहां है, ये देखो Cr2+,
कितनी आ रही 4.90। कैलकुलेट भी कर सकते हो बच्चे। 104 एडियाबैटिक कंडीशन मतलब ये है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, पेज नंबर 158 चेक करना। टॉपिक का नाम है द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। तो बच्चों वहां पर पहले एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में समझा है कि ऐसी प्रोसेस जहां पर नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब आगे लिखा है देखो, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज ए हीट और एज ए वर्क, तो वहां पर W इक्वल टू 0 होता है, Q इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा U भी 0 होगा। तो Q इक्वल टू 0 है, ठीक है, और W इक्वल टू 0 है। ये वाला आंसर हो गया। 105 फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन चैप्टर का है, पेज नंबर 52 को आप चेक करना। टॉपिक का नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों देखो, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन, मैं तो बोलूंगा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। बाद आप देखना एग्जांपल 2.10, यहां पर आपको एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसका वेट है 1 ग्राम, ठीक, और वो 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया है। तो यहां पर दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन, ठीक है, और यहां पर उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी दे रखी है, और यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है 5.12 और यहां पर भी 5.12 है। यहां पर केवल मोलर मास पता करना है, जबकि ऊपर हमें क्या पता करना है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना हो रहा है। तो बच्चों देखो यहां पर दे रखा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है 0.40 के, ऑलरेडी वो वैल्यू दे रही है कि आपको मॉलिक्यूलर मास पता करना है ना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 0.40 के। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, और यहां पर मोलैलिटी आपको दे रखी है और KF की वैल्यू भी आपको दे रखी है, डायरेक्ट आपको डेल्टा TF मालूम चल जाएगा। 106 फैराडे वाला आ रखा है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेज नंबर 92 चेक करना। और बच्चों बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रखा है, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, अगर सेम नहीं होगा तो, और मुझे लगता सेम है, शायद सेम क्वेश्चन आ रखा है। तो बैक एक्सरसाइज में 3.13 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर पूछा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ऊपर भी ऐसा ही है, आपको फैराडे पता करना है। और पहला देखो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तब जाके 1 मोल कैल्शियम मिलेगा। तो 1 मोल यानी 40 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे चाहिए होती है, ऊपर 20 ग्राम दिया है तो यानी 1 फैराडे आंसर हो जाएगा। ठीक, बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठ के आए हैं, ये भी ध्यान रखना। 107 तो बेंजल्डिहाइड दे रखा है, इसका मतलब ये आया है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से, पेज नंबर 364 चेक करना आप। टॉपिक का नाम है रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो बच्चों, वहां पर एक रिएक्शन दी है जहां पर बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इस तरह का एक कंडेंसेट प्रोडक्ट बन रहा है, और उसी पर हेडिंग दी है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और ये भी लिखा है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तब होता है जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन होते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होता है। तो यहां पर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये क्वेश्चन आया है GOC से, और बच्चों GOC में आप चेक करना पेज नंबर 353 क्रोमेटोग्राफी टॉपिक। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इन्होंने पूछा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का टाइप क्या है, वो एक तरह की पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। 109 यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, तो इसका मतलब ये आया है केमिकल काइनेटिक्स से। पेज नंबर चेक करना 115 कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी द टॉपिक। तो यहां पर बच्चों कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया। देखो द नंबर ऑफ कॉलिजन्स
पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसका मतलब जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो पर यूनिट कॉलिजन बढ़ जाते हैं, और जब बच्चों पर यूनिट कॉलिजन बढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आंसर हो गया 4। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन तो है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यह है प्रेशर दे रखा है बार बार, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो स्टेट ऑफ मैटर से पूछा गया है। पेज नंबर 143 चेक करना। टॉपिक का नाम होगा पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों प्रॉब्लम 5.4 को आप जब देखोगे पेज नंबर 143 पे, तो यहां पर हूबहू इसके जैसा क्वेश्चन है। यहां पर दो गैस है, नियोन एंड डाई ऑक्सीजन, और उनका वेट दे रखा है। यहां पर भी दो गैस है, नाइट्रोजन एंड आर्गन, उनका वेट दे रखा है, और साथ में टोटल प्रेशर दे रखा है उस मिक्सचर का। यहां पर भी टोटल प्रेशर दे रखा है, और N2 का आपको पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। तो यहां पर किसी एक गैस का आपको पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो, दोनों के नंबर ऑफ मोल आप मालूम करो। तो आपको वेट दे रखा है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएंगे। ये N2 के मोल हो गए, ये आपके आर्गन के मोल हो गए। अब मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो किसी एक गैस के मोल बाय टोटल मोल, तो हमें N2 का मोल फ्रैक्शन मालूम चल गया। अब देखो ये फॉर्मूला है, किसी एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो 5/9 इंटू 27 तो आ जाएगा 15 बार। तो अगर आपने प्रॉब्लम 5.4 सॉल्व की होगी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, और दे रखा है रोट आयरन। तो जो रोट आयरन है वो आया है मेटलर्जी वाले चैप्टर से, पेज नंबर 156-157 पे चेक कर सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब देखो बच्चों स्टेटमेंट 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो यहां पर है रॉट आयरन और मैलिएबल आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, और यहां पर दिया है इम्प्योर, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा ब्लिस्टर कॉपर के बारे में है, तो यहां पढ़ो, द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम ब्रिस्टल अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2, और यहां पर किसको इवोल्यूट किया इन्होंने, CO2। ये भी गलत स्टेटमेंट है। अब वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में दे रखा है कि वेपर फेज रिफाइनिंग 1 आर्केल मेथड, किसका एक्सट्रैक्शन होता है, निकल का, जबकि जो निकल है उसका एक्सट्रैक्शन मॉन्ड प्रोसेस से होता है, न कि 1 आर्केल मेथड से। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो बच्चों आंसर होने वाला है ये। अब ये स्टेटमेंट कहां आपको मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी आपको मेटलर्जी चैप्टर में मिलेगा। देखो लिखा है, दिस इज नोन एज पिग आयरन एंड कास्ट इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। मैच कर रहा है एकदम। 12 टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, तो ये आया है GOC से। अब GOC से 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक, अब यहां पर जो GOC है उसका आप टॉपिक चेक करोगे, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पेज नंबर देखना 341। इस तरह कुछ उसमें टेक्स्ट आपको मिलेगा जो कार्बोकैटायन के बारे में है। अब देखो बच्चों यहां देखो, है ना, द एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन stabilize the carbocation. This is due to inductive as well as hyper conjugation. तो जो कार्बोकैटायन है, और खासकर कौन सा कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, उसमें 3 CH3 होते हैं। ऐसा होता है वो 3 CH3 है ना, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है। तो ये जो CH3 है इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं ड्यू टू द 2 इफेक्ट। एक होता है इंडक्टिव और दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर -i दे रखा, वो है नहीं, तो आंसर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। 113 कैटायनिक डिटर्जेंट, ये क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, और पेज नंबर 452 पे चेक करना। टॉपिक होगा सिंथेटिक डिटर्जेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हेडिंग है कैटायनिक डिटर्जेंट, और ये देखो नाम लिखा है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड,
और सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड आपको मिल जाएगा। 114 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये आया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से, 301 पेज पे चेक करना, एलिमिनेशन रिएक्शन टॉपिक होगा और ये इस समय 2021 में भी पूछा गया था। अब देखो वहां पर आपको इस तरह दिखेगा, टॉपिक होगा एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है, यहां पर लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन इसको हम बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में 2 ब्रोमोपेंटेन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक पेंट 2 इन जो मेजर होगा और एक पेंट 1 इन जो माइनर होगा, है ना, ऊपर लिखा उन्होंने। तो यहां पर देखो इस रिएक्शन को हम जो है सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन भी होगा, सेट-जेफ रूल भी होगा और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगा। और जो सेट-जेफ रूल है उसको हम जेस्टेव रूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अलेक्जेंडर जेस्टेव ने दिया था। तो जेस्टेव रूल है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है, यानी ए बी सी ठीक होगा, डिहाइड्रेशन गलत हो जाएगा। 115 द मिक्सचर ऑफ विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। ये आया है सॉल्यूशन चैप्टर से, पेज नंबर 46 पे चेक कर सकते हैं, टॉपिक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखो बच्चों ये जो टेक्स्ट मैंने लिया है ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, उन सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां पे लिखा है देखो, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन इन दिस मैनर शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तो इथेनॉल और एसीटोन बिल्कुल यही दे रखा है, ठीक। 116 तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, पेज नंबर 251 को देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टॉपिक होगा और वहां पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जहां पर कई सारे लाइगेंड का एक ऑर्डर आपको दे रखा है, तो वही आपको देखना है। तो सबसे पहले आने वाला है Cn-, तो ये Cn-, यानी ये 2 गलत है। Cn- के बाद आता है बच्चों ऑक्सलेटो, ये ऑक्सलेटो देखो दोनों में ऑक्सलेटो, ठीक है। अब F ज्यादा है कि SCN ज्यादा है, तो बच्चों देखो SCN कम है और F ज्यादा है, F ज्यादा SCN कम है, तो आंसर हो गया। यहां पर NCS भी दे रखा है और SCN भी दे रखा है ना, ध्यान रखना SCN कम है और NCS ज्यादा है। 117 यहां पर बेसिक अमीनो एसिड आपको पिकअप करना है, चैप्टर होगा बायोमॉलिक्यूल, पेज नंबर 412 413, टॉपिक नेम अमीनो एसिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो बच्चों अमीनो एसिड के बारे में वहां पर दे रखा है कि अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किसके पास अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर ज्यादा है, ठीक। तो यहां पर आगे दिया है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होते हैं तो वो एसिडिक होगा, अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वो बेसिक होगा, और दोनों इक्वल होते हैं तो न्यूट्रल होगा, है ना। अब एक टेबल वहां पर दे रखी है और उस टेबल में आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन बेसिक होगा। तो बच्चों देखो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है ना इसमें एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है और इसमें भी एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो एस्पराजिन और लाइसिन ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो एस्पराजिन तो है नहीं, आंसर हो गया लाइसिन। 118 तो CaCl2 MgCl2 आपको ये मिलेगा S ब्लॉक एलिमेंट में, पेज नंबर आप चेक करना 297 और टॉपिक होगा सोडियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को ब्राइन सॉल्यूशन से निकालते हैं तो ये प्रोसेस कुछ आपको करनी पड़ती है ना। तो ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो बच्चों इसमें जो है कई सारी इंप्योरिटीज होती है, लिखा याद देखो, है ना। इंप्योरिटीज कौन सी होती है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. The solution is then saturated with hydrogen chloride gas. ये देखो
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डालते हैं, लिखा होगा यहाँ पे HCl गैस, तो जो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है एज ए क्रिस्टल वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो आंसर हो गया बी। 119, तो कौन सा यहां पर नेचुरल पॉलीमर है? तो ये आया है पॉलीमर से, टॉपिक का नाम होगा रबर, और ये 2 पेज नंबर आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पर 2 टाइप के रबर है, एक नेचुरल रबर और एक सिंथेटिक रबर। तो जब आप सिंथेटिक रबर को देखोगे ना तो उसमें जो है लिखा है कि दे आर 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव। तो जहां जहां आपको ब्यूटाडाइन दिखेगा इसका मतलब वो सिंथेटिक है। यहां ब्यूटाडाइन है, यहां भी ब्यूटाडाइन है, यहां भी ब्यूटाडाइन है, ये तीनों सिंथेटिक है। तो आंसर हो गया ये वाला। अब ये भी वहां पे दे रखा है, द नेचुरल रबर मे बी कंसिडर्ड एज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, और इसको हम बोलते हैं सिस-1,4 पॉलीआइसोप्रीन, सिस-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ठीक। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ये आपको मिलेगा द पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और 13 और 14 है ना, यानी 11th का चैप्टर है। पेज नंबर 319 320 चेक कर सकते हैं, टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा ही है। अब 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ही आपको देखना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस है, और ये हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जो काफी स्टेबल होता है, लगभग 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से। और जब ये इसके साथ बाइंड होता है तो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बाद में डेथ हो जाता है। तो यहां पर दिया है इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी ठीक है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये भी ठीक है। तीसरा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, गलत है। देखो यहां पे दिया है इट इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ये वाला आंसर। और ये चौथे वाले का भी जवाब है, इट प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाते हैं तो कार्बन का जो कंबशन होता है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है। 121, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा? बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से, एक अमीनो एसिड वाला भी आया था। तो पेज नंबर 409 पे चेक करो, टॉपिक होगा डाइसैकेराइड्स, और वहां पर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सुक्रोज देखना, तो ये डायग्राम देखो, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो है, लेकिन वो अल्फा की फॉर्म में है कि बीटा की फॉर्म में है? तो ये देखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये वाला। ठीक। 122, तो एटीपीज और सोडियम, इसका मतलब ये आया है एस ब्लॉक एलिमेंट से। दूसरा क्वेश्चन है एस ब्लॉक एलिमेंट से। और 298 पेज पर आपको दिखेगा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो देखो बच्चों, वहां पर लिखा है द पोटेशियम आयन आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन द सेल फ्लूइड, और ये कई सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो आगे यहां पर दिया है कि इट एक्टिवेट मैनी एंजाइम, तो पोटेशियम होने वाला है। ठीक है। और आगे दिया है कि इट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इनटू एटीपी, और ये भी लिखा है इन्होंने कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, है ना। और सोडियम के साथ मिलके नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है सोडियम के साथ मिलकर। तो पोटेशियम ये सारे काम कर रहा है। 123, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, यानी मोल कंसेप्ट से। पेज नंबर 24 चेक करना, बैक एक्सरसाइज में ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन पूछा गया। देखो, तो बैक एक्सरसाइज का 1.28 नंबर का क्वेश्चन है, जहां पर आपको यह देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा एटम किसके पास होंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम क्लोरीन गैस। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। देखो बच्चों, जिसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट सबसे कम होगा, यहां पर तो सारे एटम है, हाँ ये मॉलिक्यूल है, तो जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा उसके पास सबसे ज्यादा एटम होंगे।
तो बच्चों आंसर हो गया लिथियम, क्योंकि यहां पर लिथियम का एटॉमिक वेट सबसे कम है, 7 है ना, कि सबका ज्यादा है। 124 सबसे इजी क्वेश्चन भाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपको पता करने हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, पेज नंबर 33 को चेक करना, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टॉपिक है, और वहां पर ऐसा ही क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2.1 में, जहां पर ब्रोमीन के बारे में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपको काउंट करना है, और उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे रखा है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर जितना है उतने ही आपको प्रोटॉन और उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी ये और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आंसर हो गया पहला। और उसके बाद 175 में से 71 आपको माइनस करने तो कितना मिल जाएगा, 104। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना है कार्बन का, तो ये आया है रेडॉक्स रिएक्शन से, पेज नंबर 259 में चेक करना, ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक होगा, हूबहू बिल्कुल ऐसी रिएक्शन है। देखो बच्चों, जहां पर मेथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड HCl गैस बना रहा है, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहां से कहां बदल रहा है, तो ये -4 से +4 में जा रहा है, -4 से +4 में जा रहा है। 126 ये क्वेश्चन आया है DNF ब्लॉक एलिमेंट से, और पेज नंबर 223 225 आप चेक करोगे तो ये टॉपिक आपको मिलेंगे, तो वहां पर इसका आंसर दे रखा है NCERT में ही। अब देखो, तो जो पहला स्टेटमेंट है वहां पर ये आपको मिलेगा, देखो है ना, Cr2+ आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो देखो Cr2+ क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये ठीक स्टेटमेंट है। दूसरा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, तो यहां पर दिया है, देखो, जो ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर कैटालिटिकल एक्टिविटी, द एक्टिविटी इज ड्यू टू द एबिलिटी टू अडेप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, टू अडेप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। देखो हूबहू लाइन दे रखी है। तीसरा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है, आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, ये भी ठीक है, तो आंसर होने वाला है 4। अब देखो, यहां पर क्रोमेट और डाइक्रोमेट दो आयन है, ये डाइक्रोमेट आयन है, ये क्रोमेट आयन है, और यहां पर इनका ऑक्सीडेशन सेम नहीं है, ये पूछा है, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम होता है। यहां भी दिया है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन इज द सेम, और निकाल भी सकते हैं आप। 127 ये आया है थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स से दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, और पेज नंबर 183 पे चेक करोगे, बैक एक्सरसाइज, हूबहू ऐसा क्वेश्चन है। देखो 6.18 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस से और Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसके लिए डेल्टा H और डेल्टा S का साइन क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो दोनों का साइन बच्चों क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, तो दे आर लेस देन 0, यानी आंसर होगा 4। जीटा पोटेंशियल, तो ये क्वेश्चन आया है सरफेस केमिस्ट्री से, टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, पेज नंबर 141 पे आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पे जीटा पोटेंशियल के बारे में लिखा है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो जो जीटा पोटेंशियल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो स्टेबिलिटी, तो बच्चों आंसर हो गया 3। 129 यूरिया रिएक्ट विद वाटर, तो ये क्वेश्चन आया है पी ब्लॉक एलिमेंट से, क्लास 12th से, और बच्चों पेज नंबर आप चेक करोगे 171 अमोनिया टॉपिक है। तो वहां पर आप देखो, है ना, देखो पहले ये नीचे वाला पढ़ते हैं, प्रिपरेशन वाला, कि जब यूरिया वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है अमोनियम कार्बोनेट,
यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए, यानी ये ए है, और ए का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो बनाता है बी, तो ये जब डिकम्पोज हो रहा है तो वो बनाता है बी, यानी अमोनिया गैस है बी। अब बी को हम किस से पास करते हैं, ये कॉपर का जो सॉल्यूशन है, तो ये कॉपर का सॉल्यूशन है और अमोनिया गैस इसमें पास हो रही है, तो एक कंपाउंड बन रहा है सी जिसका कलर है डीप ब्लू। तो डीप ब्लू किसका कलर है, ये देखो ये वाला CuNH3 का 4 और बाहर 2+, CuNH3 का 4 बाहर। तो पी ब्लॉक में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है 130। यहां पर भी आपको मैच करना है। चैप्टर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कई सारे पेजेस में है, 284, 282, 278, और टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है और प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन भी है, मल्टीपल टॉपिक यहां पर इन्वॉल्व है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो वहां पर लिखा है कि टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ठीक। अब देखो आगे है द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, इसको बोलते हैं वाटर गैस, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, जैसे मेथेनॉल और नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इसीलिए इसको हम सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। तो ये जो सिंथेसिस गैस है ये वाला है, ठीक। अब इधर आओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन सा है, डाइबोरेन। ग्रुप 13 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं, तो B2S6 दे रखा है, B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और लास्ट में H2O2 के स्ट्रक्चर के बारे में, तो बच्चों ये होता है नॉन प्लेनर, देखो लिखा है यहाँ पे नॉन प्लेनर, ठीक। ए विल बी करेक्ट आंसर। 131 यहां पर भी मैच करना है, ऑक्साइड और उनका नेचर। तो ये आया है पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल से दूसरा क्वेश्चन है, और पेज नंबर है 91। मुझे लगता है पेज नंबर शायद मैं एडिट करना भूल गया, आप देखना बच्चों इसको, है ना, ये लास्ट में पीरियोडिक टेबल के लास्ट सेक्शन में आपको मिलेगा, जहां पर एक्सरसाइज शुरू होती है उससे पहले। तो यहां पर देखो Cl2O7, तो जो Cl2O7 है वो एसिडिक होता है क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक। तो Cl2O7 एसिडिक है। अब यहां पर जो Al2O3 है वो है एम्फोटेरिक, तो Al2O3 है एम्फोटेरिक। और यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड है वो है न्यूट्रल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है न्यूट्रल। और जो हमारे पास बेरियम है वो होगा बेसिक, क्योंकि बेरियम क्या है, मेटल है, क्लियर। तो बच्चों ए का आना चाहिए दूसरा, तो ए का आना चाहिए दूसरा, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। 132 रेट कांस्टेंट, यानी ये क्वेश्चन आया है केमिकल काइनेटिक्स से, तो केमिकल काइनेटिक्स से भी दूसरा क्वेश्चन है। पेज नंबर 110 चेक करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आई है 4.5, और मुझे लगता है लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो 4.5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, यहां पर रेट कांस्टेंट दे रखा है इतना, यहां पर रेट कांस्टेंट दे रखा है इतना, और यहां पर पूछा है हाउ लॉन्ग, यानी टाइम आपको पता करना है जब कोई रिएक्टेंट 5 ग्राम से और 3 ग्राम रह जाता है। यहां पर कितना दिया है, 2 ग्राम से और 0.2 ग्राम। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाओ, तो T इक्वल टू 2.303/K लॉग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर T टाइम, ठीक है। तो देखो पहले कितनी थी, 2 थी, बाद में कितनी हो गई 0.2, तो लास्ट में कितना निकल गया 500। 133 तो ओजोनोलाइसिस, तो ये आया है हाइड्रोकार्बन से, और आप चेक करोगे 383 पेज नंबर, तो वहां पर आपको हेडिंग मिलेगी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो एज सच तो नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा वो चेंज करते हैं। तो ओजोनोलाइसिस को जब आप देखोगे तो बच्चों वहां पर किसी डबल बॉन्ड का जब ओजोनोलाइसिस होता है तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। तो यहां पर पूछा है कि ऐसा कोई कंपाउंड जो ओजोनोलाइसिस करने के बाद मिथेनॉल देता है, वो तभी पॉसिबल है जब डबल बॉन्ड के साथ CH2 जुड़ा होता है। अब देखो यहां पर देखो डबल बॉन्ड के साथ CH2 केवल इसी में है,
तो ये मिथेनल देगा। यहां पर आपको मिल रहा ना मिथेनल। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट मेड इन द गुड यील्ड बाय वुर्ज रिएक्शन। तो ये भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर से आया है, पेज नंबर 371, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक, अब वहां पर आप देखोगे कि वुर्ज रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है और वहां पर लिखा है कि जो वुर्ज रिएक्शन है वो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को बनाने के काम आती है। देखो, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्किन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। देखो, इवन नंबर ऑफ कार्बन यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के एल्किन को बनाने के काम आती है। अब आपको यह देखना है कि ऐसी कौन सी एल्किन जिसमें ऑड नंबर के कार्बन है। तो एन हेक्सेन में तो 6 हैं, इसमें कितने मिलेंगे 4 और 2 6, इसमें भी 6 मिलेंगे। हेप्टेन में कितने होंगे 7 होंगे, ब्यूटेन में कितने होंगे 4 होंगे। तो आंसर हो गया सी। बहुत इजी क्वेश्चन। 135 एनिसॉल का क्लीवेज करते हैं HI से तो क्या मिलता है। ये आया है अल्कोहल फिनॉल ईथर से और पेज नंबर 339 को चेक करो, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। तो बच्चों यहां पर ईथर का क्लीवेज दे रखा है। देखो इस तरह से, एज सच तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन मिलता जुलता है। ये ईथर है और इसका हो रहा है HX से, तो X की जगह में आप I रखो और R की जगह में आपको रखना है CH3 क्योंकि ये एनिसॉल है। तो ये यहां से टूटेगा, तो एक आपको मिलेगा फिनॉल और दूसरा मिलेगा एल्किल हैलाइड। एक मिलेगा फिनॉल और दूसरा मिलेगा एल्किल हैलाइड। तो ये दोनों तो पॉसिबल है नहीं, फिनॉल इन दोनों में, लेकिन एल्किल हैलाइड कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा R क्या है। तो जो एनिसॉल है उसमें R होता है CH3, तो CH3I होगा। ठीक, तो बच्चों ये था हमारे पास 2020 नीट एनालिसिस। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ इवन सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आए हैं। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में डिफरेंस हो सकता है लेकिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल लगभग सेम आया है। तो अब आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है अगर आपको नीट क्रैक करना है और केमिस्ट्री में 150 प्लस नंबर लाने हैं। तो बहुत जल्दी मैं इसमें एक क्रैश कोर्स चलाने वाला हूं। इस बार कुछ डिफरेंट होगा, टारगेट होगा 180 बाय 180। तो तब तक वेट कीजिए और इसका पीडीएफ बना के मैं वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।